नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 5 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। और उसमें परीक्षा 2021 के तहत कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, जैसे बल और जड़त्व, फोर्स एंड इनर्शिया का टॉपिक हटा दिया। उसी के साथ साथ न्यूटन्स के तीनों लॉ को हटा दिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके साथ साथ ही इम्पल्स का एक टॉपिक था और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कुछ टॉपिक थे जो 2021 में कोरोना को देखते हुए सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अपन 2021 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनकी बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है बलों का संतुलन, या फिर किसी कण पर संतुलित बल किस प्रकार लगते हो। इक्विलिब्रियम इन पार्टिकल, अगर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में है तो उस पर फोर्स किस प्रकार लगते हो, उनका बात करेंगे, क्योंकि वो पहला टॉपिक है 2021 परीक्षा के तहत। तो चलो बात करते हैं अपन इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स, या फिर संतुलन की स्थिति में कण। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स मैंने पहले ही इसको लिख रखा है ताकि समय बचत हो जाए, ज़्यादा कोई टेढ़ा टॉपिक नहीं है ये। सिंपल सी बात है कि जब किसी पार्टिकल पर दो से ज़्यादा फोर्स लगे और वो भी किसी एक कॉमन पॉइंट के थ्रू लगते हो, मान लो इस मार्कर पर मैं दो फोर्स लगाऊं, एक इधर से लगाऊं, एक इधर से लगाऊं, दोनों फोर्स इस मार्कर के थ्रू ही गुजर रहे हैं, तो ये मार्कर अगर अपनी जगह पर रुका हुआ है, इसका मतलब दोनों फोर्स संतुलन स्थिति में है। वहीं अगर इस मार्कर को मैं खींचूं दोनों साइड और ये मार्कर यहीं पड़ा रहे, तो तब भी मैं कह सकता हूँ दोनों बल संतुलन की स्थिति में है। तो इसको मैंने डिफाइन करने के लिए लिख रखा है, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत एक से अधिक बलों की क्रिया रेखा एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हो, तब वे बल साम्यावस्था या फिर संतुलन की स्थिति में कहलाते हैं। इसी प्रकार इफ द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इफ द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मोर देन वन exerting on a object, exerting, exerting on a object pass through a common point, then these forces are called concurrent forces। याद रखें, concurrent का मतलब भी इक्विलिब्रियम ही होता है, इक्विलिब्रियम ही होता है। साम्यावस्था या संतुलन या संगामी, इसका दूसरा एक शब्द हिंदी में आता है संगामी, मतलब समान रूप से किसी पॉइंट पर लग रहे हो या आपस में संतुलित स्थिति में हो। फिर मैंने कहा कि यदि तीन बल F1, F2 एंड F3, इफ F1, F2 एंड F3 आर पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, ये अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से गुजरते हो, जो कॉमन पॉइंट हमारे पास कौन सा है, O, so F1, F2 and F3 are called concurrent forces। concurrent का मतलब अगर ये कोई पॉइंट है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, ये F1, ये F2, ये F3, तो इस कॉमन पॉइंट O से गुजरने वाले ये तीनों फोर्स कॉनकरेंट फोर्स कहलाएंगे या संगामी बल कहलाएंगे, क्योंकि ये बिंदु संतुलन की स्थिति में है। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं इफ, यानी यदि F1, F2 और F3 किसी बिंदु O से गुजरते हो तो इन्हें संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। ये था हमारा सम। आगे अब किस प्रकार के इनके नेचर्स है या प्रॉपर्टीज कैसी है, तो नंबर संतुलन बिंदु पर परिणामी बल का मान इस पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। सभी बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं,
the resultant force on concurrent point या फिर on common point is the vector sum of all individual forces. All individual forces acting on the common point. अर्थात परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 इस प्रकार का मान होगा रिजल्टेंट का। 2 नंबर बात इसकी क्या है देखो, 2 नंबर ये है कि सभी बल अगर एक ही दिशा में लगते हो, यदि संतुलन बिंदु पर लगने वाले बल एक ही दिशा में क्रियाशील हो तो इसका परिणामी मान सभी बलों का सदिश योग होता है। अर्थात आप कह दो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एक प्रकार से मैग्नीट्यूड सब बलों के मैग्नीट्यूड के योग के इक्वल हो जाएगा। आप Fn तक कह सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे बल एक ही दिशा में लगते हो। जैसे इस मार्कर को उठाना है, तो इस मार्कर को उठाने के लिए एक फोर्स F1, दूसरा F2, तीसरा F3, ऐसे 3 बल दूं और एक ही दिशा में दूं, तो मार्कर पर परिणामी बल कितना होगा, F1 के कारण कितना लगा, F2 के कारण, F3 के कारण, सबका योग कर दो। वहीं अगर इस मार्कर पर 2 बल तो मैं इधर लगा रहा हूं ऐसे, और तीसरा बल इनके विपरीत लगाऊं, तो परिणामी क्या आ जाएगा, इन दोनों बलों का योग होगा और ये बल इसमें से घट जाएगा। ठीक है, ये फोर्स इसमें से घट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक फोर्स इधर लगाऊं, दूसरा इधर लगाऊं, तो ये घूम जाएगा ऐसे। तो कहने का मतलब अगर सभी एक ही दिशा में लगते हैं तो सबको ऐड कर दो, योग कर दो। तो हम कह सकते हैं इफ ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन then the magnitude of resultant force is the sum of all forces। नेक्स्ट क्या बात है देखो, अब आगे क्या है, वापस 2-3 बातें और देखो। 3 नंबर बात कि इफ द फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मैंने अभी आपको कहा था जैसे इस मार्कर पे मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, एक फोर्स इधर लगाऊं, एक इधर लगाऊं, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन। अगर F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कर दो। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इफ फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन then the resultant force will be equal to the difference of forces। यदि बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो परिणामी बल इन दोनों बलों के अंतर के बराबर
होगा। सिंपल सी बात है, F का मान F1 माइनस F2 होगा। नंबर 4 बात, when only concurrent forces act on a body, यानी कि जब केवल वस्तु पर संगामी बल लगे, यानी संगामी का मतलब मान लो ये दो फोर्स लग रहे हैं और इस वस्तु पर दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो ये दोनों संगामी बल कहलाएंगे, कॉनकरेंट फोर्स कहलाएंगे। जब लग रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, एसिलरेट हो जाएगी। एसिलरेट का मतलब इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि अगर किसी वस्तु पे आप बल लगाते हो और वो संगामी है, संतुलित है, यानी कि रिजल्टेंट मान ही उस पर लग रहा है, तो हम कह सकते हैं वो वस्तु त्वरित हो जाती है। इसी प्रकार when only concurrent, concurrent को हिंदी में बोलते हैं संगामी। संगामी का मतलब संतुलित। क्या होता है, संतुलित। संतुलित का मतलब मैंने अभी बताया, जैसे ये मैं एक बल लगाऊं तो ये संतुलित नहीं है, क्योंकि ये मारकर नीचे गिर रहा है, देखो ये संतुलित नहीं है। वही मैं दो लगा दूं तो ये मारकर नीचे नहीं गिरेगा, अब ये बैलेंस है, अब ये संतुलित स्थिति में। इसका मतलब F1 और F2 दोनों बल संतुलन की स्थिति में है। दैट इज कॉल्ड कॉनकरेंट फोर्सेस। ये कॉनकरेंट फोर्स कहलाएंगे। अब कॉनकरेंट फोर्स अगर मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं, इसका मतलब इस पर फोर्स जो लग रहा है उसके कारण एसिलरेट हो गई, ऊपर की तरफ मूव हो रही है। वहीं अगर मैं इसको ऐसे नीचे छोड़ दूं तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो भी एक संगामी बल है, लगातार वो नीचे की तरफ लगता ही रहता है। कहने का मतलब व्हेन ओनली कॉनकरेंट फोर्सेज एक्ट on a body then only linear acceleration can be produced। अब लीनियर का मतलब ऐसे नहीं कि वस्तु घूम जाएगी। अगर मैं इस पे संगामी बल का मतलब ये बल लगा रहा हूं तो ये वस्तु घूम थोड़ी रही है, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी। ऐसे नहीं कि मैं संगामी बल लगाती ये वस्तु ऑटोमेटिक घूमने लग जाएगी, घूमती नहीं है, केवल इसमें लीनियर एक्सीलरेशन आता है। अगर ये यहाँ पड़ी है और मैंने दो बल इसके पीछे लगा दिए, लगाते ये इधर एक्सीलरेट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि वर्ताकार घूमेगी, नहीं। इसका मतलब अगर कॉनकरेंट फोर्स लगते हैं तो बॉडी एक्सीलरेट होगी, वो भी लीनियर रूप से। यदि वस्तु पर केवल संगामी बल कार्य करते हो, इसको कई किताबों में संगामी लिखा होता है, कईयों में सम्मांगी लिखा होता है, दोनों ही शब्द सही है। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकरेंट, जिसका दूसरा पर्यायवाची शब्द देखें तो होता है इक्विलिब्रियम, बैलेंस। यदि वस्तु पर केवल संगामी बल कार्य करते हो तो वस्तु में केवल रेखीय त्वरण उत्पन्न होगा। नंबर 5 बात, द रिजल्टेंट फोर्सेस डिटरमाइंड बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगॉन। हमने ये तीनों नियम पढ़ चुके हैं। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर, लिखिए 5 नंबर में, किसी वस्तु पर परिणामी बल का मान सदिशों के त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम व बहुभुज नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब देखने वाली बात यह भी है कि ये बहुभुज और ये नियम कौन से थे। इससे हमारे पास एक सिंपल सा सूत्र आया था जो लग रहा है, या फिर किसी एक वस्तु पर जो बल लग रहे हैं, दो बल, वो F1 और F2 है। यानी किसी बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं विच आर F1 एंड F2, और उन दोनों फोर्स के बीच एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। आप सबको याद है एक सूत्र, कैसा सूत्र था आपको याद होगा, R बराबर अंडरूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा ये टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। मैंने कहा अगर P फोर्स हो, Q भी फोर्स हो, तो रिजल्टेंट फोर्स को मैं F से रिप्रेजेंट कर दूं तो F का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और ये भी है कि इस रिजल्टेंट का एंगल याद होना चाहिए आपको। यानी कि मान लो ये फोर्स है दो, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, इसके एक लग रहा है F2 और एक लग रहा है F1, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ गया F। ये रिजल्टेंट इस F1 के साथ अगर एल्फा एंगल बनाए, जैसे याद होगा आपको मैंने P और Q के लिए बनाया था, ये P इधर ये Q, और इनके बीच एंगल थीटा लिया था,
फिर कहा था इन सब का रिजल्टेंट जो है ट्राइंगल लॉ से आर आता है। ये रिजल्टेंट इस पी के साथ एल्फा कोण बनाता है। वही रिजल्टेंट की जगह मैंने एफ लिख दिया, पी की जगह F1 कह दिया, Q की जगह मैंने F2 कह दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है इस प्रकार का डायग्राम बने, ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि ये F2 है ना, ये यहाँ पर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ये F2 को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भुजा। इसके सामने अगर इधर रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये F1 को रिप्रेजेंट करती है। ये वाला इसके पैरेलल है, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन अगर आप यहाँ रिप्रेजेंट करना तो उसका मान F1 ही होगा। वहीं F2 इधर है तो F2 की डायरेक्शन यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में फोर्स का मान या डायरेक्शन दोनों बराबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ग्राफीय निरूपण है। तो मैंने अभी कहा आपको कि रिजल्टेंट फोर्स F जो है वो इस F1 के साथ एल्फा एंगल बनाता है। तो यानी F1 की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो होती है tan एल्फा। tan एल्फा का मान आपको एक सूत्र याद होगा, tan एल्फा का मान इस सूत्र से tan एल्फा का मान होता है Q साइन थीटा बट्टा P प्लस Q कॉस थीटा। ये सूत्र था, इसी को मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। तो Q की जगह मेरे पास क्या है F2, तो F2 का मोड इंटू साइन थीटा करो बट्टा F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो ये इसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब सब इसी एक ही सूत्र से आता है, या डायरेक्शन देखना चाहें तो इन दोनों सूत्रों से। अब अगर मैं कह दूं दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा कितना लेंगे 0 डिग्री। यहाँ थीटा 0 रख के देखो, यहाँ पर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा F1 प्लस F2। मैंने 2 नंबर बात लिखवाई थी ना कि जब सभी बल एक ही दिशा में हो तो परिणामी का मान उन सब का योग हो जाता है, ऐसे लिखवाया था। तो योग क्यों हो रहा है, क्योंकि कोस थीटा का मान 0। जैसे ही कोस 0 रखेंगे तो आपको पता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, इसको किस में बदल सकते हैं, F1 प्लस F2 के होल स्क्वायर में बदल सकते हैं, और उसका है अंडरूट। होल स्क्वायर और अंडरूट दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो परिणामी का मान क्या आएगा F1 प्लस F2। ये सारी बातें उसी एक ही सूत्र से ली गई है। अगर कह दो अपोजिट है तो कोस 180 का मान रखे, देखो कोस 180 का मान -1 होता है, तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आते ही ये सूत्र कैसा बन जाएगा F1 प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर अंडरूट को उड़ाएगा तो F1 माइनस F2। ये भी मैंने कहा था 3 नंबर बात कि अगर दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगते हो तो रिजल्टेंट का मान उनके डिफरेंस के बराबर होगा। तो ऐसे कई सारे इसी एक ही सूत्र से ये बात आप लिख सकते हो कि भाई फोर्स का रिजल्टेंट मान हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसी सूत्र से डिटरमाइन करते हैं। और ये जो सूत्र है ये ट्राइंगल लॉ से हमें मिला था, या पैरेललोग्राम लॉ से भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। ट्राइंगल लॉ में हमने इस प्रकार का नियम लगाया था कि एक वेक्टर P है, दूसरा Q है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट R है। अगर P और Q के बीच एंगल थीटा बनता हो, फिर हमने यहाँ से एक नॉर्म डाल के इसको पूरा रिप्रेजेंट किया था, और उसी से R का मान हमें प्राप्त हुआ था। चैप्टर नंबर 4 में या 3 में यहाँ कहीं हमने इसको डिटरमाइन किया था। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। वो टॉपिक है हमारा घर्षण या घर्षण बल। तो उससे पहले मैं कुछ बलों के प्रकार की बात करता हूं कि बल कितने प्रकार के हो सकते हैं। सामान्यतः अपने बल का टॉपिक तो हटा दिया है, बल और इनर्शिया के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन बातें जो है आपको पता होनी चाहिए कि बल किस प्रकार के होते हैं, फोर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। बात करते हैं अपन। तो मैकेनिक्स में फोर्स मेनली अपन 4 प्रकार से लेते हैं। एक तो वेट, कि वो बल या वो बल का मान जिससे पृथ्वी अपने को आकर्षित करती है, वो बल जिससे पृथ्वी अपने को आकर्षित करती है। नंबर 2 प्रतिक्रिया, विलंब प्रतिक्रिया, यानी कि सतह द्वारा वेट के विरुद्ध बाहर के विपरीत दिशा में, लंबवत दिशा में लगने वाला बल, यानी कि किसी वस्तु को सतह द्वारा उठाए रखने के लिए ऊपर की ओर लगने वाला बल। जैसे अपन धरातल के ऊपर खड़े हैं तो हमारा वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन धरातल हमें ऊपर उठाए रखने के लिए ऊपर की तरफ बल लगाता है। कई वस्तु
अभिलंब प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल रिएक्शन कम लगा पाती है, इसलिए अपन अंदर धंस जाते हैं। जैसे पानी के ऊपर अपन खड़े नहीं रह पाते, क्योंकि पानी है वो नॉर्मल रिएक्शन कम लगा पाती है, इसलिए पानी के अंदर चले जाते हैं। रुई के ऊपर अपन खड़े नहीं रह पाते, क्योंकि रुई जो है उसका नॉर्मल रिएक्शन कम है, इसलिए अपने पैर धंस जाते हैं। दलदल में धंस जाते हैं, दलदल के अंदर अपन जाते हैं, कीचड़ में जाते हैं तो पैर धंस जाते हैं, क्योंकि कीचड़ पर्याप्त मात्रा में नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा पाता। वहीं अगर कोई मधुमक्खी पानी के ऊपर जाके बैठती है तो पानी उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा पाता है, इसलिए वो उसके ऊपर तैर सकती है। समझे? कोई पत्ता है या कोई बहुत बड़ा लोहे का बना जहाज है, तो जहाज में भी क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है पानी द्वारा पर्याप्त मात्रा में लग जाता है, इसलिए उसके ऊपर तैरता है। वहीं लोहे की बनी गेंद जो है पानी के ऊपर तैरती नहीं है, वो अंदर डूब जाती है, क्योंकि लोहे की गेंद को जितना नॉर्मल रिएक्शन चाहिए ऊपर तैरने के लिए उतना वो पानी दे नहीं पाता, इसलिए वो अंदर डूब जाती है। ऐसे दैनिक जीवन में बहुत सारे अपने उदाहरण हैं इन चीज़ों के। तो वेट का मतलब तो अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो वेट कहलाता है। नॉर्मल रिएक्शन वो होता है जिस फोर्स से अपने को ऊपर उठाए रखने के लिए रखती है, सरफेस द्वारा जिस फोर्स से अपने को ऊपर उठाए रखने के लिए या वेट के विपरीत दिशा में लगने वाला फोर्स जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। ये अगर बैलेंस कंडीशन में हो, यानी कि किसी टेबल के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है तो वेट और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं लेकिन बराबर भी होते हैं। वहीं स्प्रिंग फोर्स, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो या किसी रबर को भी खींचते हो तो उसके द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में लगातार एक फोर्स लगता है। अगर आप उसको छोड़ दो स्प्रिंग को तो वापस वो अपनी फोर्स से अंदर की तरफ मूव करती है, तो वो कहलाता है स्प्रिंग फोर्स। सब की बात करेंगे अपन। एक होता है टेंशन, तनाव बल। अगर आप किसी चीज को खींचते हो, धागे को, स्ट्रिंग को, किसी थ्रेड को, तो खिंचाव के कारण उसमें टेंशन उत्पन्न होता है। जितना ज्यादा खींचोगे उसमें तनाव उतना ही ज्यादा हो जाता है। रस्से को आप खींचो, लूज पड़ा है तो ढीला है, उसमें टेंशन नहीं। अगर उसको धीरे धीरे खींचो तो खींचते ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाता है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो जस्ट उसके अपोजिट फोर्स लगने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ये भी अप्लाइड फोर्स के लगभग बराबर होता है। तो कहने का मतलब मैकेनिक्स में अपन या अभी इस चैप्टर में अपन इन चारों बलों की बात करेंगे और इनका यूज भी है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे भार, वेट की परिभाषा। चलो, तो वेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि पृथ्वी जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी को वो फोर्स कहलाता है वेट। तो हम लिख सकते हैं द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स, ध्यान रहे अट्रैक्ट का मतलब आकर्षण, अर्थ अट्रैक्ट्स इट, यानी कि जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है दैट इज कॉल्ड वेट। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is that force by which earth attracts. It is also called gravitational force. हिंदी में कह सकते हैं पृथ्वी जिस बल द्वारा वस्तु को आकर्षित करती है या पृथ्वी द्वारा जिस बल से आकर्षित किया जाता है उसे भार कहते हैं। इसे गुरुत्वीय बल भी कहा जाता है। यदि m द्रव्यमान हो वह g त्वरण हो, यदि m द्रव्यमान व g त्वरण हो तो भार का सूत्र हो जाता है W = mg। नेक्स्ट अपने पास है रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट, तो अब अपन कह सकते हैं प्रतिक्रिया या अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल का मतलब हो गया, अगर कोई एक दृढ़ आधार है, ये जैसे मान लो टेबल है, इस टेबल पे हमने एक बॉक्स रखा, क्या रखा, एक बॉक्स जिसका द्रव्यमान m है। तो इस बॉक्स द्वारा नीचे की ओर इस टेबल पर लगेगा वेट जिसका मान होगा W = mg। तो इस टेबल द्वारा इस बॉक्स को ऊपर उठाए रखने के लिए जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन विच इज W = mg या फिर R = mg के बराबर होता है। एक तो ये कंडीशन। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is placed at a rigid surface, जब किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को रिजिड सरफेस पे रखा जाता है तो then a force on object is exerted normally to the surface in contact, यानी कि संपर्क में आवे
सरफेस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगता है, विच इज कॉल्ड रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन विच इज कॉल्ड रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु को दृढ़ समतल पर रखा जाता है तब वस्तु के संपर्क सतह पर एक लंबवत दिशा में बल लगता है जिसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। अपन अब कैसे समझें कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल किस प्रकार लगता है, तो एक चित्र बना सकते हैं कि ये एक समतल सतह है, रिजिड सरफेस, रिजिड सरफेस, दृढ़ समतल, दृढ़ समतल या दृढ़ समतल सतह भी कह सकते हो। इस पर हमने एक बॉक्स रख दिया, ये बॉक्स जिसका मास m है, ब्लॉक हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, ब्लॉक कह दो। इस ब्लॉक द्वारा नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे वेट, और जिसका मान W इक्वल टू होगा m इंटू जी, mg। वहीं इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी इसको ऊपर उठाए रखने के लिए, किसके सतह द्वारा, समतल सतह द्वारा, रिजिड सरफेस द्वारा इसको ऊपर उठाए रखने के लिए जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन R। और R किसके बराबर होगा, वेट के बराबर ही होगा, जिसका मान भी क्या होगा, mg के बराबर। ये डायग्राम बना दो। ऐसे ही अपन दूसरा डायग्राम और बना सकते हैं। कैसा डायग्राम है, अगर मैं कहूं अब की बार हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड का मतलब ये हमारे पास हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज है, क्षैतिज तल है, ये एकदम वर्टिकल होता है जिसको अपन ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। कुछ झुका हुआ हो, जैसे हमारे घर की सीढ़ियां, वो इंक्लाइंड प्लेन का होता है। बच्चे स्लाइडिंग करते हैं, वो भी इंक्लाइंड प्लेन का होता है। यानी कि एक ऐसा प्लेन जो हॉरिजेंटल के साथ किसी एंगल से झुका हुआ हो, द इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विथ एंगल थीटा। अगर इस पर आप बॉक्स रख दो, आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक जब आते हैं, उससे जब वाहन से सामान उतारते हैं तो इस प्रकार का हम इंक्लाइनेशन का प्लेन यूज लेते हैं। या फिर गाड़ी को जब भरा जाता है तो श्रमिक जो है सीढ़ी लगाते हैं, पट्टा जो लगाते हैं, वो इंक्लाइनेशन प्लेन की तरह बिहेव करता है। उसको इतना भी टेढ़ा नहीं रखा जाए कि सामने वाला फिसल के वापस आ जाए। अगर मैं कहूं इस प्लेन पर अगर हमने एक बॉक्स रख दिया तो आपको पता होना चाहिए इसके नीचे की तरफ इधर क्या लगेगा, फोर्स F, तो इसके अपोजिट क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स Fs। फ्रिक्शन आगे जस्ट टॉपिक आने वाला है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में। वहीं वेट की बात करें तो वेट लगना चाहिए एकदम डायरेक्ट स्ट्राइट इसके, लेकिन इसका कंपोनेंट लगने लग जाएगा ये एंगल थीटा। जस्ट इस वेट के अपोजिट डायरेक्शन में यहां इस R का कंपोनेंट लगेगा, यानी कि R की भी डायरेक्शन अलग हो गई। फिर नॉर्मल रिएक्शन, परिणामी रूप से नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, लेकिन उसका कंपोनेंट काम में आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। ये R है, ये रिजल्टेंट R होगा जो हम आगे पढ़ेंगे अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर, एंगल ऑफ रिपोज के अंदर पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ये परिणामी है जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर दूं पहले से। ये W है, आपको पता होगा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर किसी एंगल से झुकती है थीटा कोण के साथ, मान लो ये W आ गया, तो इस W का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा W cos थीटा। क्या होगा, W cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, W sin थीटा। तो ध्यान से देखो, अगर तो ये W था तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो गया, W cos थीटा, और इस W cos थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो इस F को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मान क्या होगा, W sin थीटा। ये W cos थीटा की डायरेक्शन, ये W sin थीटा की डायरेक्शन। वास्तव में W किधर लग रहा है, इधर, क्योंकि ये झुका हुआ है इसलिए। यानी कि
रिजल्टेंट W जो है वो इसके हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि एंगल झुका हुआ है। वापस इसको इसी पोजीशन पे लाओ, W ऑटोमेटिक, ये W cos थीटा ऑटोमेटिक W के साथ आ जाएगा। इसी इंक्लाइन प्लेन को एकदम क्षैतिज में ले आओ, लाते ही W cos थीटा इसके साथ मिल जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर उठेगा W cos थीटा इस W से दूर होता जाएगा। तो ये डायग्राम भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि आगे इस डायग्राम का यूज काफी ज्यादा है। इसको बोलते हैं अनंत तल, अनंत तल, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, टेंशन फोर्स। 4 नंबर कौन सा है अपने पास? टेंशन। अच्छा, एक बीच में स्प्रिंग फोर्स रह गया। चलो, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? 3 नंबर, 3 नंबर, स्प्रिंग फोर्स, जिसको अपन लोग Fs से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिख सकते हो ईच स्प्रिंग अपोजेज their change in its length. This force increases by with change in its length. हिंदी में क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक स्प्रिंग अपनी लंबाई में परिवर्तन का विरोध करती है। लिखिए हिंदी वाले, प्रत्येक स्प्रिंग, SPRING है भाई साहब, प्रत्येक स्प्रिंग अपनी लंबाई में परिवर्तन का विरोध करती है यदि या फिर यह विरोध या यह बल लंबाई में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यह बल लंबाई में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इसका मान लंबाई में परिवर्तन के समानुपाती होता है। यानी कि स्प्रिंग बल का मान लंबाई में परिवर्तन के समानुपाती होता है। Fs समानुपाती x, तो Fs इज इक्वल टू -kx, जहां k तो क्या है? स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक। x क्या है? स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग पर। नीचे वाला में लिखो K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। K स्प्रिंग के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि इसका मान लोहे के लिए कुछ अलग होगा, अगर तांबे की बनी हुई स्प्रिंग है तो उसके लिए कुछ अलग होगा, स्टील की है तो उसके लिए K का मान कुछ अलग होगा। हर एक मटेरियल के लिए K का मान अलग अलग होगा। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है, और नीचे लिख दो, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स which is acting opposite to the change of spring। ऋणात्मक चिन्ह
स्प्रिंग बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो सदैव परिवर्तन के विपरीत दिशा में लगता है। अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे तब स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, खींचोगे तो विपरीत दिशा में लगेगा। यानी कि ये डायग्राम बना सकते हो आप। ये स्प्रिंग है, नॉर्मली ये ब्लॉक रखा हुआ है। अगर इसी स्प्रिंग को आप खींचना चाहो, टेंसाइल करो ऐसे, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा Fs, आप इसकी इधर लगा रहे हो F एक्सटर्नल, बाह्य बल लगा रहे हो। वही तीसरी कंडीशन, अगर आप स्प्रिंग को कॉन्ट्राड्यूस करो, स्प्रिंग को दबाओ, तो स्प्रिंग बल इधर लगने लग जाएगा Fs, और आप एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा रहे हो, इधर। ये कौन सी कंडीशन है, कंप्रेशन की। दबाव की, ये भी एक प्रकार का टेंशन है, कंप्रेसिव टेंशन बोलते हैं इसको। ये है एक्सटेंशन, ये है तनाव, टेंशन फोर्स, एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, खिंचाव, तनाव। अगर आप खींचते हो तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगने लग जाएगा, क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हो। अगर आप दबाते हो स्प्रिंग को तो स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट लगने लग जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा इसके चेंज के विपरीत दिशा में लगता है। ये आपके पास डायग्राम है, ये भी आगे काम आएगा अपने डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, या नेक्स्ट डेफिनेशन जो है फोर्स इन मैकेनिक्स वाले में, ये है टेंशन फोर्स, तनाव बल। टेंशन फोर्स टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टेंशन फोर्स टी, तनाव बल टी। कौन सा बल है भाई, तनाव बल, टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टिंग, द रीस्टोरिंग फोर्स exerting against the force which is, वस्तु पर आरोपित बल के विपरीत, वस्तु पर आरोपित बल के विपरीत लगने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन, ध्यान रखें, रिस्टोरिंग को कहते हैं प्रत्यानयन। अगेंस्ट द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी या ऑन द ऑब्जेक्ट, एक ही बात। यानी कि वस्तु पर आरोपित बल के विरुद्ध लगने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल तनाव बल कहलाता है, तनाव बल कहलाता है। ठीक है, इसका मान भी अप्लाइड फोर्स के लगभग बराबर होता है। कैसे, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, आप इसको किसी रस्से से बांध दो, ये रस्से से हमने बांध दिया इसको, ये रस्सा है हमारा, और हमने इसको पकड़कर और खींचना शुरू किया F एक्सटर्नल फोर्स से। तो इस रस्से में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट हो जाएगा T, वो किसके बराबर होगा, F एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो ये क्या कहलाएगा भाई, तनाव बल। ठीक है, आप किसी वस्तु को धागे से बांधकर खींचो, धागा तन जाएगा और तब तक तना रहेगा जब तक आप उसको खींच रहे हो। जैसे ही छोड़ोगे धागा लीक पड़ जाएगा, वस्तु खींचनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है
वो है घर्षण से संबंधित, फ्रिक्शन से संबंधित, जिसकी अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।